नमस्कार। कैंपस हाउस ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एक ऐसे कैंडिडेट से आपको मिलवाने जा रहा हूं जो बीपीएससी इंटरव्यू देकर आए हैं। उनका नाम है अनिल कुमार। इंटरव्यू क्या होता है, इंटरव्यू बोर्ड कैसा होता है, क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके बारे में वे डिटेल आपको बताएंगे। तो अब अगली आवाज़ अनिल कुमार का लीजिए। आपका बहुत बहुत स्वागत कैंपस में। कैसा रहा आपका इंटरव्यू और आप अपना परिचय देकर बताइए डिटेल। थैंक यू सर। सबसे पहले सभी लोगों को बहुत बहुत शुभ संध्या, चूँकि ये इवनिंग में हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वीडियो। सबसे पहले तो मैं सर का बहुत ही आभारी हूँ कि सर ने अपना मार्गदर्शन मुझे दिया और उन्हीं के मार्गदर्शन में मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि सर ने बताया कि मेरा नाम अनिल कुमार है और मैंने 64वीं बीपीएससी साक्षात्कार इंटरव्यू मैं अभी 23 जनवरी को, चूँकि मेरी शेड्यूल थी, मैं दे करके आया हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी इंटरव्यू में मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं, अनुभव रहे हैं, मैं आप लोगों के साथ में साझा करूँ, ताकि अगले आप लोग हैं एस्पिरेंट जिनको मौका मिलेगा इंटरव्यू देने के लिए, बहुत सारे इंटरव्यू देने के लिए, और कहीं ना कहीं अगर 1% भी हमारी बात अगर आपके प्रिपरेशन में अगर काम आ सके तो मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझूंगा। तो मैं अब शुरू करता हूं और भी ज़्यादा बातें करने से ज़्यादा पहले, चूँकि आप लोग काफ़ी क्यूरियस हैं कि किस तरीके से इंटरव्यू होती है, क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है। बहुत सारे मार्केट में चीज़ें, तरह तरह की चीज़ें फैली होती है, कुछ सही होती है, कुछ सही नहीं होती है, कुछ चीज़ों को ज़्यादा एग्जेजरेट कर करके बोला जाता है। तो चूँकि मैं गया, मैं खुद ही चीज़ों को देखा, खुद अनुभव किया, तो मुझे लगता है कि मैं अगर जो चीज़ बताऊंगा आप उस पर विश्वास कर सकेंगे। तो ऐसा है कि 23 जनवरी को जब मैं जिस दिन इंटरव्यू थी, तो उस दिन मैं अपना होटल के कमरे से मैं ऑटो लेकर करके मैं गया, बीपीएससी ऑफिस पहुंचा। बीपीएससी ऑफिस पहुंचने जैसे मैंने बीपीएससी ऑफिस का मैंने द्वार देखा तो हल्की सी दिल में धड़कन मेरी बढ़ी कि चूँकि आज इंटरव्यू देना है, इसी में देना है। न जाने कितने समय से मैं यहाँ आकर करके इंटरव्यू देना चाहता था और मेरे जीवन में चूँकि वो पल आ गया था, तो ये एक खुशी भी थी, हल्की सी अंदर नर्वसनेस भी थी कि क्या होगा, कैसे होगा, बट मन में विश्वास था, काफ़ी ही सकारात्मक विचार, उसी चीज़ को लेकर मैं अंदर गया। तो जैसे ही आप एंटर करते हैं, अंदर जाते हैं, तो सबसे पहले राइट साइड में गार्ड का एक यहाँ पे काउंटर है, एक बड़ा सा एरिया है, रूम है, अटैच्ड वॉशरूम है। तो वहाँ पे लोगों को ठहराया गया था, चेयर लगे हुए थे, सारे पेरेंट्स और जो कैंडिडेट थे जिनको देना था इंटरव्यू, वो भी सारे लोग वहाँ पे उपस्थित थे। तो वहाँ पे हम लोग को लगभग कुछ समय वहाँ पे हम लोग वेट किए, चूँकि इंटरव्यू का जो निर्धारित समय था उसके 2 घंटे पहले वहाँ रिपोर्टिंग करनी थी। तो मैं उसी के अनुसार मैं वहाँ प्रेजेंट हुआ था। तो वहाँ लगभग आधे घंटा 45 मिनट तक मैं वहाँ वेट किया। फिर उसके बाद में वहाँ पर ही आप अगर, चूँकि पहले से ही इंटरव्यू लेटर में ये वर्णित है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं लेकर जाना है, कोई भी ऐसा सामान लेकर नहीं जाना है, तो ऑलरेडी वो आपको मिल जाएगा इंटरव्यू लेटर में। तो ये नहीं सोचना है कि क्या लेकर जाना है, क्या लेकर नहीं जाना है, काफ़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस होती है इंटरव्यू लेटर में। तो उसके अनुसार मैं भी प्रिपेयर्ड होकर के गया, और कुछ कैंडिडेट मैंने देखा था वहाँ पर कुछ लोग मोबाइल भी लेकर गए थे, लेकिन चूँकि काउंटर पे उनको जमा करना होता है, उन्होंने जमा करवा लिया, सबमिट करवा लिया पेपर में। वहाँ आपकी सुरक्षित रहती है जो भी गैजेट्स रखते हैं। हालांकि चूँकि इंस्ट्रक्शन में क्लियर लिखा हुआ है तो आपको लेकर जाना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ लोग लेकर के जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा फोनोफोबिक होते हैं कुछ लोग, तो खैर कोई बात नहीं। उसके बाद में हम लोग को लेकर के जाया गया, चूँकि कोरोना काल का दौरान है का, तो हम लोग की कोरोना टेस्ट हुई, वहाँ पे हम लोग गए,
चूँकि सारे लोग कैंडिडेट जितने भी थे जो शेड्यूल में उस दिन के लोग थे, तो उन लोगों को कोड के हिसाब से इंटरव्यू हो रहा है, किसी का नाम उसमें नहीं है, किसी का रोल नंबर नहीं है। आपको एक कोड प्रोवाइड किया जाएगा, आपको एक छोटी सी स्टिकर मिलेगी, उसमें कोड आपका लिखा हुआ रहेगा। ABCD ग्रुप 4 ग्रुप बनाया गया, तो ABCD कैपिटल लेटर, उसके साथ में आपको कुछ नंबर न्यूमेरिक नंबर्स रहेंगे, वो लेकर के जाएंगे। उसके अनुसार फिर हम लोग वहाँ गए, मैं गया और वहाँ पे कोरोना जांच हुआ नंबर के हिसाब से। चूँकि कोरोना नेगेटिव था तो फिर आगे फर्दर प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन का था, तो डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसेस में जाना था। तो हर एक समय में आपके साथ में कोई ना कोई कर्मचारी रहते हैं BPSC ऑफिस के, वो आपको इंस्ट्रक्ट करते रहते हैं, आपको बताते रहते हैं कि इसके बाद क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो हम लोग की जब कोरोना जांच होगी तो उसके बाद में हम लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लेकर जाया गया। वहाँ एक काफ़ी बड़ा सा हॉल है, वहाँ पे चेयर लगे हुए हैं और वही ग्रुप के हिसाब से ABCD ग्रुप, और आपको जो कोडिंग मिली हुई है उसके हिसाब से आपको चेयर अलाउड किया होता है। तो वो चेयर पे आपको उसी चेयर पे बैठना है, उस चेयर पे आप जाकर के बैठ जाते हैं। डॉक्यूमेंट चूँकि पहले से इंटरव्यू लेटर में भी लिखा होता है कि कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाने हैं, कितने प्रति कॉपी लेकर के जानी है, नहीं लेकर के जानी है। तो उसके लिए आपको वरी होने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा, हालांकि मैं अभी बताऊंगा भी। तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए BPSC के कर्मचारी भी होते हैं अलग अलग काउंटर पे। 4-5 काउंटर मिलेगा आपको, वहाँ पे लोग ऑलरेडी बैठे होते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो बेसिकली जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होती है BPSC ऑफिस की तरफ से, तो जो आपका ग्रेजुएशन जो बेसिक क्वालिफ़िकेशन चाहिए, तो उसकी पासिंग सर्टिफिकेट आपको और मार्कशीट चाहिए होता है, और डेट ऑफ बर्थ के लिए मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट कोई एक चाहिए होती है। तो मैट्रिकुलेशन की एक सर्टिफिकेट, BPSC BA जिसमें आपने किया है या BA ऑनर्स किया है उसका एक मार्कशीट और एक आपका पासिंग सर्टिफिकेट वो चाहिए होता है। अगर आप किसी रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको उसके अनुसार वो कास्ट सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करना होता है। बेसिकली ये आप अनुमंडल से या ब्लॉक स्तर पे आप इशू किया हुआ आप वो सबमिट कर सकते हैं। ध्यान रहे कि वो विदिन 1 साल का ही रहे, 1 साल से ज़्यादा पुराना ना रहे, वो आपको देना होता है। एक आपको उसमें रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट देनी होती है, उसका भी पैमाना वही है, या तो ब्लॉक स्तर से या तो फिर अनुमंडल के स्तर से आप बनवा करके जमा कर सकते हैं। उसकी भी तिथि रिसेंटली होनी चाहिए, 1 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। ये उसके साथ में ही आपको प्रपत्र मिलता है, 1 और 2 प्रपत्र, जिसको हम डाफ के नाम से भी जानते हैं। UPSC के अगर एग्ज़ाम देंगे तो उसमें डाफ भरना होता है, जिसको कि डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म बोला जाता है। तो BPSC में भी ये प्रपत्र 1 और प्रपत्र 2 डाफ का ही है चीज़, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, जिसमें आपको बेसिक कुछ डिटेल्स डालने होते हैं, नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मार्क्स, कौन से सब्जेक्ट्स में आपने मैट्रिक किया है, +2 किया है, ग्रेजुएशन किया है। और प्रपत्र 2 बेसिकली उसमें आपको डिक्लेरेशन देना होता है कि कहीं आप किसी भी आपराधिक मामले में दर्ज, इस तरीके की डिक्लेरेशन आपको देनी होती है। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ही इस चीज़ में नहीं हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो और प्रपत्र 2 बेसिकली होता है ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस ऑफ द सर्विसेज। जिस सर्विस को आप ज़्यादा अच्छा मानते हैं, आपके अनुसार बेहतर मानते हैं, उसका प्रेफरेंसेस आप देते हैं, ऑर्डर देते हैं कि पहले कौन सी जॉब मुझे चाहिए, कौन सी सर्विस चाहिए, उसके बाद फिर कौन सी चाहिए। मतलब अपना एक ऑर्डर आप देना होता है। जो BPSC में लिस्टिंग वैकेंसीज निकलती है हर 1 साल जब भी आती है, तो उसके अनुसार आपको भरना होता है। ध्यान ये रखने वाली बहुत ज़रूरी बातें हैं कि जब आप ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस भरें तो उसमें ये बिल्कुल ही गलती ना करें कि जैसे आपने कहीं से सुन लिया और भर लिया। भरने के पहले आप एक बार ज़रूर उस पर विचार कर लें कि कौन सा आपको पहले डालना है सर्विस। अच्छा, मेरे हिसाब से बेहतर ये होगा कि आप कुछ लोगों से मिलें जो एक्सपीरियंस पर्सन हैं, या फिर जो जिनको जानकारी है उनसे हर एक पोस्ट के बारे में जानकारी ले। अगर आपके कांटेक्ट में नहीं भी है तो एक सलाह मैं ये भी दूंगा
कि यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सर्विसेज के डिटेल्स के बारे में बताते हैं कि अगर आप इस सर्विस में जाते हैं तो इस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस तरीके के काम है, इस तरीके की फैसिलिटीज़ है, तो उसके अनुसार आप भर सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान ये रखने वाली बात है कि जब आप ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस एक बार अगर आप भर देते हैं तो उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते हैं, आपको वही मिलेगी। और अगर आपने कोई छोड़ दिया है तो वो भी नहीं मिलेगा। इनफैक्ट आपको अगर आप एलिजिबल भी हैं, आपका मार्क्स है तब भी, तो इसलिए प्रपत्र दो बिल्कुल ही ध्यान से अच्छे से भरना है। एक चीज़ ये भी कुछ लोगों के मन में एक संदेह आता है कि जैसे कि पुलिस सर्विसेज है या फिर काराधीक्षक की जो सेवा है उसमें एक मिनिमम फिजिकल रिक्वायरमेंट होती है। तो कुछ लोगों को लगता है कि शायद मैं वो फुलफ़िल नहीं करता हूँ फिजिकल रिक्वायरमेंट। बेसिकली ज़्यादातर लोगों को मन में शंका होता है हाइट को लेकर करके, तो क्या होगा नहीं होगा। मैं ये बोलूँगा ये कोई मैटर नहीं करता है कि आप फुलफ़िल करते हैं कितना हाइट नहीं। आप ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस भरें जो आप भरना चाहते हैं। जब वहाँ मेडिकल होगी तो वहाँ सारी ये सब रिक्वायरमेंट है वो एक एग्ज़ामिन की जाती है। आपकी हर एक तरीके से हाइट ये सब वेट ये सब मेजर की जाती है। तो वहाँ अगर आप एलिजिबल होंगे तो आपको वो ओके करेंगे उस सर्विस के लिए, अगर नहीं होंगे तो नहीं ओके करेंगे। तो कन्फ्यूजन में ना छोड़ें किसी सर्विस को कि नहीं है, शायद है या नहीं है। आप भर दें जो भी है, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है कि आप अगर एलिजिबल नहीं है भर दिए तो कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब एक बार आपकी हो जाती है सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत अच्छे से होता है। जो आप इन्फॉर्मेशन जब एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं पीटी के लिए या फिर मेंस के दौरान जो भी एप्लीकेशन फॉर्म में आप डिटेल्स देते हैं वो मिसमैच नहीं होना चाहिए। अगर मिसमैच होगा तो प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम ऐसी नहीं होगी कि आपकी जो क्लेम है वो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन परेशानी होगी। तो वो परेशानी क्यों करना, अगर आप सही से अच्छे तरीके से अगर कर रहे हैं तो इनिशियल में ही वो गलती ना की जाए जो कि बाद में परेशानी का कारण बने। तो ये ध्यान रखना है पीटी के एप्लीकेशन फॉर्म भरने के समय में, बाद में भी, क्योंकि एक एक नाम, एक एक डिजिट, एक एक डेट, एक एक नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, एक एक डिजिट, आपके मार्क्स के परसेंटेज, सारे अच्छे से वो लोग नीट एंड क्लीन चेक करते हैं। तो आप ध्यान रखें इस बात को। अब आगे नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होता है वो इंटरव्यू की होती है, जो जिस चीज़ के लिए हम काफ़ी सालों से मेहनत कर रहे होते हैं, सारी चीज़ें उसी पे निर्भर करती है, डिपेंड करती है कि कैसा होगा इंटरव्यू। क्योंकि अब तक तो सारी चीज़ें बस एक फॉर्मेलिटी के जैसा हो रहा था। तो उसके बाद फिर जब मेरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गई तो फिर मुझे जब मेरी नंबर आई तो मुझे ले जाया गया इंटरव्यू के लिए। तो हमारे साथ तभी बीपीएससी के कर्मचारी थे, तो मुझे ले गए। तो चूँकि इस बार बीपीएससी के इंटरव्यू में 5 बोर्ड थे, जहाँ तक मेरी जानकारी है। तो आपको पता नहीं होता है कि आप किस बोर्ड में आपका इंटरव्यू है, आपको पता नहीं होता है। और आप ना ही उनको पता होता है कि कौन लोग हैं, जो उसका नाम क्या है ये, क्योंकि कोडिंग के सिस्टम से ही इंटरव्यू हो रही है। तो मेरी जानकारी में ये नहीं है कि उनके पास में क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपकी होती है या नहीं होती है। तो इस पे मैं कोई दावा नहीं कर सकता होती है नहीं होती है, लेकिन कोडिंग के सिस्टम से होती है। तो मैं यही बोलूँगा कि आपकी जानकारी उनके पास नहीं होती है जो इन्फॉर्मेशन है, तो आपको भी इसी माइंड के साथ में जाना है। किसी भी तरीके की गलत फहमी या फिर किसी भी तरीके का मिसकॉन्सेप्शन नहीं माइंड में लेकर के जाना है कि आपके बारे में वो ये जानते हैं, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। बिल्कुल ही आप ये मान करके चलें, यू आर गोइंग टू मीट अ स्ट्रेंज पर्सन, आप बिल्कुल ही एक अनजान आदमी से मिलने के लिए जा रहे हैं। तो मेरे दिमाग में बस यही था कि मैं जिनसे मिलने जा रहा हूँ वो उनको ना मैं जानता हूँ ना मुझे जानते हैं। जो हम एक दूसरे के बारे में जानेंगे वो 15 मिनट या 20 मिनट जो भी हमारी इंटरव्यू होगी उस दौरान ही हम एक दूसरे को जान पाएंगे, और ख़ास करके वो हमारे बारे में जान पाएंगे, क्योंकि हम तो सवाल नहीं कर सकते हैं तो हम तो नहीं जान पाएंगे। तो ये चीज़ें हैं। तो जब मैं गया तो इंटरव्यू के लिए जो मेन बोर्ड बैठे होते हैं जिस कमरे में, रूम में, उसके बाहर ही एक अटैच्ड एक छोटा सा रूम होता है, जिसमें आराम आप कर सकते हैं 2-4 मिनट के लिए, जब तक कि अगला कॉल नहीं आ जाता है आपका। तो वहाँ मुझे चूँकि बैठाया गया, वहाँ अच्छा फैसिलिटी
आपको सोफ़ा ये सब लगा हुआ रहेगा, एसी है, तो अगर पसीने भी चल रही है तो वहाँ नहीं आएगी क्योंकि एसी में आप बैठे हुए रहेंगे। और ऐनक भी है तो आप एडजस्ट भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि कुछ बाल हेयर को एडजस्ट करना है, ठीक नहीं लग रहा है, या टाई हो गया, शर्ट पैंट अच्छे से, तो आप एडजस्ट कर सकते हैं बाहर। तो मैंने भी वही काम किया, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह हूँ, तो मुझे भी हर एक स्टेप पे लगता है कि कहीं कुछ सही तो ऐसा तो नहीं है कि ऑकवर्ड जैसा दिख रहा है, तो मैंने भी ठीक किया, हल्का टाई वगैरह एडजस्ट किया। तो उसके बाद जब मेरी कॉल आई तो मैं गया दरवाजे के पास में। तो चूँकि हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि जाएंगे मे आई कैम इन सर पूछ करके, तो मैं भी ऐसा सोच रहा था। लेकिन वहाँ पे परिस्थितियाँ कुछ कुछ किसी के साथ चेंज भी होती है, किसी के साथ में हूबहू ऐसी होती है। तो आप ये ना सोच करके चलें कि आपने जैसा बना रखा है कि ऐसे ही जा कर के वहाँ करना है, तो हो सकता है कि वैसे चीज़ें हो भी सकती है, वैसे चीज़ें नहीं भी हो सकती है। अगर वैसे चीज़ें हूबहू नहीं हुई, अगर जो आपने मॉक इंटरव्यू में किया है, तो कोई भी चिंता की बात नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैं जब गया था तो जो कर्मचारी थे तो मुझे अंदर ले जाकर खड़ा कर दिया, तो मेरे पास समय नहीं था, मौका नहीं था कि मैं उनसे परमिशन ले सकूं अंदर कि मे आई कम इन सर। तो मेरे साथ में वो हुआ था, तो मैं अंदर जब मैं गया तो मैंने ग्रीटिंग की सारे लोगों को, बोर्ड मेंबर में जितने थे, चेयरपर्सन थे, सबसे पहले चेयरपर्सन को मैंने ग्रीटिंग की। और चूँकि मेरी इंटरव्यू लगभग 4 साढ़े 4 बजे के आसपास हुई थी, तो चूँकि इवनिंग का टाइम हो चुका था, तो आप समय के हिसाब से ग्रीटिंग कर सकते हैं, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग। तो मैंने इवनिंग गुड इवनिंग ग्रीटिंग की। उसके बाद एक बोर्ड मेंबर हमसे बोले कि आप बैठ जाइए। तो मेरे बोर्ड में 4 मेंबर थे, एक चेयरपर्सन सर थे और 3 अदर मेंबर थे, सारे मेल थे, हमारे में फ़ीमेल नहीं थी। एक चीज़ और भी, अगर फीमेल हैं अगर आपके बोर्ड में मेंबर में, चाहे वो चेयरपर्सन हो या ना भी हो, तभी सबसे पहले आप फीमेल जो रहेंगी मेंबर, मैम रहेंगी, उनको सबसे पहले ग्रीटिंग करना है। पहले भी, जाने के समय में भी और आने के समय भी ग्रीटिंग आपको सबसे पहले महिला को करना है, बिकॉज लेडीज़ इज़ फर्स्ट, हम लोग रेस्पेक्ट करते हैं। तो वो चीज़ें करनी है। तो मैंने ग्रीटिंग की, मुझे फिर बैठने के लिए उन्होंने कहा। तो चूँकि पास में ही चेयर इस तरीके से लगा हुआ था कि वो आपको एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, आप आराम से गए, बैठे और उठ कर चले आए। वो दीवार से बिल्कुल ही लगा हुआ चेयर था, बीच में नहीं था। तो मैं गया, बैठा। चूँकि कोरोना का समय चल रहा था तो मैं मास्क भी पहन रखा हुआ था। तो एक मेंबर ने हमसे कहा कि आप अपना मास्क उतार कर करके रख सकते हैं, तो मैंने मास्क उतार करके पॉकेट में रख लिया, फिर बैठा। तो अब हमारी चूँकि जो प्रश्न है, सिलसिला शुरू हुआ, जिसके लिए हम इतने या तो नर्वस होते हैं या जिसका इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कैसा होगा, नहीं होगा। तो अब मेन चीज़ आ गई थी। तो हमसे सबसे पहले चेयरपर्सन सर सवाल, अब सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि सवाल जवाब क्या हुआ, उसके पहले मैं कुछ चीज़ बता देना चाह रहा हूँ और भी अपने बारे में, कि चूँकि मेरी मीडियम इंग्लिश रही है और मैंने फॉरेन लैंग्वेज में, मैंने स्पेनिश लैंग्वेज में मैंने BA ऑनर्स किया हुआ है और मेरी ऑप्शनल ज्योग्राफी रही थी, और मैंने मास्टर्स अपना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में किया हुआ है, और मेरे पास 4 साल का एक्सपीरियंस भी है काम का 2 डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनीज़ में एज ए स्पेनिश लैंग्वेज एक्सपर्ट। तो मेरे पास में बहुत सारी चीज़ें थी मेरे से जुड़ी हुई जो कि मतलब डिस्कस की जा सकती थी, लेकिन आपको वही चीज़ें बतानी हैं जो चीज़ वो पूछ रहे हैं, ना कि एडिशनल चीज़ें और भी आपको बतानी है। तो जो प्रश्न का सिलसिला शुरू हुआ, चेयरपर्सन सर हमसे पूछे कि आपने ग्रेजुएशन किस में किया है। तो मैंने बोला कि मैंने BA ऑनर्स स्पेनिश लैंग्वेज किया है सर। तो और एक बोर्ड में, तो वहाँ पे दूसरे साइड में एक बोर्ड मेंबर थे, तो उनका जेस्चर काफ़ी ही अप्रिसिएबल था, वो काफ़ी खुश हुए और वो बोले भी कि वाह बढ़िया। तो मुझे अच्छा और भी एनर्जी पॉजिटिव लगा कि नहीं, बढ़िया नोट पे हमारा इंटरव्यू स्टार्ट हो रहा है, तो कुछ अप्रिसिएशन मिला है। तो उसके बाद में फिर चेयरपर्सन सर हमसे अगला सवाल किए
कि आपका ऑप्शनल पेपर क्या है? तो मैंने बोला ज्योग्राफी है मेरी ऑप्शनल पेपर। तो फिर उसके साथ में ही सेकंड वाले मिल करके कर रहे थे सवाल। ऐसा नहीं था कि एक ने सवाल पूछना शुरू किया फिर बंद किया फिर दूसरे ने पूछा। बीच बीच में भी कोई कोई मेंबर उसमें सवाल कर रहे थे। तो हमसे सर, दूसरे वाले मेंबर सर जो थे वो हमसे पूछे कि आपने कहाँ से किया। ग्रीटिंग में वो हमसे बात नहीं कर रहे थे, वो हमसे तुमसे ही बात कर रहे थे। तो वो पूछे कि तुमने कहाँ से किया है स्पेनिश ऑनर्स। उसने उन्होंने पूछा हमसे कि ऑनर्स किया है या बीए किया है। तो मैंने बोला कि सर मैंने ऑनर्स किया है। तो कहाँ से किया है? तो मैंने जहाँ से किया था यूनिवर्सिटी का नाम बताया था, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद, EFLU। तो फिर सर बोले कि बढ़िया, तो ये बताओ कि तुमने जो ज्योग्राफी लिया है ऑप्शनल, वो लिखा है वो हिंदी में लिखा है या अंग्रेजी में लिखा है? तो मैंने, चूँकि मेरी मीडियम इंग्लिश रही है, मैंने इंग्लिश में लिखा भी है। तो मैंने बोला कि अंग्रेजी इंग्लिश में मैंने लिखी है सर। तो उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा। तो मुझे काफ़ी ही चूँकि बूस्टअप मिला, काफ़ी अच्छा लगा, पॉजिटिव चीज़ें चल रही है कि इतना जल्दी जल्दी मुझे बढ़िया बढ़िया मुझे ऐसा रिस्पॉन्स मिला। फिर हमसे चेयरपर्सन सर अगला सवाल किए कि अच्छा ये बताओ कि ग्रीन रेवोल्यूशन फर्स्ट और ग्रीन रेवोल्यूशन सेकंड में की तीन तीन बातें बताओ। तो मैंने बताई कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो है, हरित क्रांति जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो चूँकि मेरी मीडियम इंग्लिश रही है तो मैंने परमिशन ले लिया था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने पढ़ी हुई है तो वो कुछ टर्म मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो जा रहा था हिंदी में बोलने के लिए, या एट अ टाइम मुझे याद नहीं आ पा रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं इंग्लिश में ही कंटिन्यू करता हूँ, बजाय कि अगर किसी चीज़ को याद करने के लिए मैं ज़्यादा टाइम लगाऊँ, क्योंकि टाइम नहीं था ज़्यादा। तो एक रॉन्ग सा एक इम्प्रेशन जाएगा कि शायद मैं चीज़ों को जानता नहीं हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो जबकि मैं जानता हूँ चीज़ों को। तो इसलिए मैंने परमिशन ले लिया कि सर विद योर परमिशन मे आई कंटिन्यू इन इंग्लिश। तो उन्होंने बोला हाँ परमिशन है। तो मैंने इंग्लिश में स्टार्ट की फिर अपनी यहाँ से अपना साक्षात्कार। तो मैंने हरित क्रांति के बारे में ये बताया कि हरित क्रांति सर, जो कि हम लोग हंगर क्राइसिस का सिचुएशन था और फूड क्राइसिस थी। तो चूँकि हंगर क्राइसिस से हम लोग हंगर सिचुएशन से निकलना था, फूड क्राइसिस थी, तो हमें क्रॉप में भी सेल्फ रिलायंट बनना था, जिसके लिए जोर दिया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा फूड का प्रोडक्शन हो। तो हरित क्रांति इसी के लिए की गई है। और दूसरी जो हरित क्रांति थी, मतलब सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन, उसका जो मेन थीम था वो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन था। GM क्रॉप पे स्ट्रेस था, फोकस था कि जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप को हम इम्प्लीमेंट करें और क्रॉस ब्रीडिंग करके हम लोग जो सीड्स है उसको क्रॉस ब्रीड कर करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन किया जा सके। तो चेयरपर्सन सर ने बोला कि नहीं और भी चीज़ें बताओ। तो मैंने बोला कि सर हरित क्रांति इसमें वीट का प्रोडक्शन 5 टाइम्स इंक्रीज हुआ। हरित क्रांति में पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के क्षेत्रों को कवर किया गया। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है, वो तो ये तो पूरे कंट्री में किया गया था। तो मैंने फिर बोला सर कि मेरा कहने का मतलब वो नहीं था कि सिर्फ इस क्षेत्र में, पूरे कंट्री में की गई, देश में की गई, लेकिन मेजर फोकस था वो पंजाब, हरियाणा और यूपी के, वेस्टर्न यूपी के क्षेत्र थे। क्योंकि यहाँ पे जो किसान लोग थे, एक तो उनकी ज़मीन जो थी लैंड होल्डिंग थी वो काफ़ी बड़ी बड़ी थी, और दूसरी यहाँ के किसान थे जो वो सुखी, वो संपन्न थे, उनके पास में जो भी इक्विपमेंट होते हैं एग्रीकल्चर के वो भी सारी चीज़ें थी। तो उनको बूस्ट करना, उनको एस्टिमुलेट करना गवर्नमेंट के लिए ज़्यादा इजी था, ताकि उनको अगर कुछ सब्सिडी देते हैं तो वो ज़्यादा से प्रोडक्शन कर सकते हैं। और इनके अंदर पोटेंशियल है कि पूरे कंट्री में जो सिचुएशन है हंगर का, उससे मतलब कि हम लोग उबर सकें। तो सर चूँकि फिर भी सर कुछ और सुनना शायद चाह रहे थे, वो बोल रहे कि नहीं तुम वो नहीं बोल रहे हो जो हम सुनना चाह रहे हैं। तो चूँकि मैं समझ नहीं पा रहा था कि सर क्या सुनना चाह रहे हैं, तो फिर सर बोले कि ठीक है। तो फिर वो दूसरे क्वेश्चन पे वो शिफ्ट हो गया। हालांकि मेरे मन में एक समय के लिए चला कि मैं सर से पूछ लूँ कि रिक्वेस्ट के तौर पे ही कि सर आप
अगर आप कुछ क्लू अगर हिंट देते हैं तो शायद अगर मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ तो शायद मुझे मदद मिल जाएगी याद करने में। लेकिन फिर मुझे लगा कि आप नहीं जानते हो कि पर्सन जो बैठे हुए हैं वो किस तरीके के हैं पर्सनली। तो कभी कभी कोई पर्सन होते हैं जो कि कोऑपरेटिव होते हैं, आपको कोऑपरेट करते हैं। कभी कभी कोई पर्सन होते हैं जो उनको लगता है ईगो जैसा, कि ईगो पे कोई बात ना हो जाए। तो मैंने यही बेहतर समझा कि अगर चीज़ें ये अगर रॉन्ग में चली जाएगी तो मेरा पूरा इंटरव्यू ख़राब हो जाएगा। और ऐसे भी मैंने इस सवाल का जवाब तो गलत नहीं दिया, वो कुछ सुनना चाहते हैं तो जो शायद मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा, जो कि मुझे बाद में लगा कि मुझे ये बोलना चाहिए था कि ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर स्वामीनाथन जी हैं भारत में। तो एक महत्वपूर्ण एक ये पॉइंट है, मैं भी मानता हूँ, जो कि मैंने नहीं बोला। तो मुझे एक्चुअली में याद नहीं आ पा रहा था, जो कि मुझे पता है। तो वो होती है इंटरव्यू में, आपके साथ में अक्सर ऐसी चीज़ें होगी चूँकि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं, रैंडम कौन सी प्रश्न आ जाती है, आपको पता होता है लेकिन एट अ टाइम क्लिक नहीं करता आपके माइंड में, आप ब्लैंक से हो जाते हैं। तो ये स्वाभाविक सी बात है, हर एक किसी के साथ में होता है, मेरे साथ में भी हुआ था। तो मैं इसको एज अ कैजुअल ही ले रहा था। तो मैंने बेहतर समझा कि अच्छा है कि एक सवाल नेगेटिव चीज़ें जाने से अच्छा है कि आर्ग्यू नहीं करना है कोई भी चीज़ को लेकर के, क्योंकि मुझे नहीं पता कैसा आएगा वहाँ से रिस्पॉन्स। तो इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। तो फिर वो अगले सवाल पे गया। तो अगला सवाल उन्होंने हमसे पूछा कि सिल्वर रिवॉल्यूशन किससे है रिलेटेड। तो मैंने बोला कि एक प्रोडक्शन से। तो फिर आगे पूछे कि गोल्डन रिवॉल्यूशन किससे है। तो चूँकि गोल्डन रिवॉल्यूशन से मेरे माइंड में मुझे है पता, मेरे माइंड में कन्फ्यूजन हो गया कि एक गोल्डन रिवॉल्यूशन है, एक गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन है। तो गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन चूँकि जूट प्रोडक्शन से है और गोल्डन रिवॉल्यूशन हनी प्रोडक्शन से है। तो मेरे मुंह से अचानक से निकल गया जूट प्रोडक्शन, जबकि इसका सही उत्तर है गोल्डन हनी प्रोडक्शन। तो सर बोले कि नहीं ऐसा नहीं है। तो मैंने अचानक से फिर मुझे ध्यान में आया कि मैंने क्या बोल दिया। तो फिर मैंने वहाँ पे करेक्शन किया, कोर्स करेक्शन किया। मैंने बोला कि आई एम सॉरी सर, ये हनी प्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो फिर सर कुछ नहीं बोले। फिर सर हमसे पूछे कि अच्छा ये बताओ कि तुम कहाँ इंटरव्यू दे रहे हो। तो मैंने फिर चूँकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ऐसा क्वेश्चन, तो मैंने बोला कि सर बेली रोड बीपीएससी ऑफिस। तो ये कहाँ है, किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो मैंने बोला कि पटना डिस्ट्रिक्ट में सर। फिर उन्होंने हमसे ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस पूछा। तो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस मैंने बताई जो आप भर रहे हैं। ये एक ध्यान रखने वाली बहुत बड़ी बात है कि जो भी ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस आप भर रहे हैं, दे रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि आप ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस क्या दिए हैं आपने, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, और लास्ट में क्या आपने दे रखा हुआ है। तो आपको शुरू के 4-5 ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस जो हैं सर्विसेज के, उसको डिटेल में आपको कम से कम पता होना चाहिए। नहीं तो फिर डिटेल में अगर नहीं पता है तो एक डिसेंट नॉलेज होनी चाहिए कम से कम कि क्या है काम, उसकी कार्य प्रकृति क्या है, क्यों उसमें जाना चाहते हैं, आप किस तरीके से बदलाव ला सकते हैं। इस तरीके से प्रश्न बनते हैं उस ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस से। तो आपको करके जाना है, चूँकि वो लोग पूछ सकते हैं, जो कि मेरे साथ हुआ, मुझसे पूछे तो मैंने बताया। तो इस तरीके से चीज़ें करनी हैं आपको। एक चीज़ और भी चेयरपर्सन सर हमसे सवाल किए थे जो मैं बताना भूल गया। उन्होंने मुझसे पूछा था ये कि चूँकि आप फॉरेन लैंग्वेजेज तुमने किया है, तो एम्बेसी में तुम्हारे पास ऑप्शन है इंटरप्रिटेशन का, या फिर वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं फॉरेन लैंग्वेजेज में, तो वहाँ क्यों नहीं गए। तो मैंने उसका जवाब दिया सर कि फॉरेन लैंग्वेजेज एम्बेसी ऐसा नहीं है कि मैं जाना नहीं चाहता हूँ, उसके लिए एक प्रोसीजर है जिसको प्रोसीजर को फुलफ़िल करना होता है। तो मैंने अभी वो क्वालिफाई नहीं किया है। और दूसरी बात ये है सर कि चूँकि मैं बताने ही जा रहा था कि मैं कंपेयर अगर करूँ एम्बेसी के सर्विसेज से, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से, अदर सर्विसेज से, तो चूँकि मैं ये बताने के लिए मैं सोच ही रहा था, मैं मतलब बताने ही जा रहा था कि यहाँ पे मुझे लोगों के साथ में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट करना है, पब्लिक डोमेन में मैं इन्वॉल्व हो सकता हूँ, ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे मिल सकती है, यहाँ के कार्य में एक विविधता है, डायनामिज़म है, डिसीजन मेकिंग पावर है, आपका जो भी प्रॉब्लम्स है उसका डिटेल एनालिसिस है, आप ग्रास रूट लेवल पे मीन टाइम प्रॉब्लम को सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हो। ये सब सारी चीज़ें जो कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है अगर आप सिविल सर्विसेज में जाते हैं। तो ये सब अपॉर्चुनिटी चूँकि एम्बेसीज में नहीं है, या फिर है भी तो कम स्तर पे है। जो लोग
लोग एम्बेसी से सर्विसेज लेना चाहते हैं। तो ये मुझे चूँकि बताना था, लेकिन चूँकि सर ने हमें बीच में ही रोक दिया था तो मैं इस चीज़ को बता नहीं पाया आगे। तो फिर मेरी इंटरव्यू चूँकि फिर शिफ्ट हो करके सेकंड सर जो हमारे राइट साइड में बैठे हुए थे, तो उन्होंने चूँकि सवाल स्टार्ट किया। तो चूँकि मैंने स्पेनिश में कर रखा हुआ था ग्रेजुएशन, तो उनका ज़्यादातर सवाल हमारा 2-3 सवाल हमारा स्पेनिश से रिलेटेड था, बाकी के ज्योग्राफी से। उन्होंने सवाल जो हमसे पूछा तो वो पूछा कि अच्छा बताओ, तुमने स्पेनिश कर रखा हुआ है तो क्या कतालान क्या है, कतालान कुछ चीज़ है। तो चूँकि मैंने स्पेनिश जब मैं पढ़ा था तो मैं स्पेनिश हिस्ट्री, कल्चर, कुजीन से सब के बारे में भी चूँकि मैंने पढ़ा था तो मुझे पता था। और इतना आपको पता होना चाहिए, जो चीज़ आपने ग्रेजुएशन में कर रखा हुआ है या फिर जो सब्जेक्ट आपने ऑप्शनल ले रखा हुआ है, तो आपको उसके बारे में कुछ तो जानकारी होनी चाहिए। तो चूँकि मैंने पढ़ रखा हुआ था तो मुझे पता था। तो मैंने बताया कि सर जिस तरीके से हमारे इंडिया में डाइवर्सिफिकेशन है, चाहे वो भाषा के आधार पे, चाहे खाना के आधार पे, चाहे संस्कृति के आधार पे, चाहे और भी कुछ आधार पे, रिलीजन के आधार पे, रीजन के आधार पे, तो उसी तरीके से काफ़ी समानता है भारत और स्पेन में। वहाँ भी काफ़ी विविधताएँ हैं, डाइवर्सिफिकेशन है। तो चूँकि कैतालान है एक प्रकार का भाषा वहाँ का, जैसा हमारे भारत में विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, तमिल, तेलुगु, उड़िया, हिंदी, उसी तरीके से स्पेन में भी कुछ क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जैसे कैतालान है, बॉस्को है, गैलिसियन है। तो मैंने सर को यही बताया कि सर लाइक वी हैव द डिफरेंट लैंग्वेजेस इन इंडिया, देयर इज ऑल्सो डिफरेंट लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन स्पेन, फॉर एग्जाम्पल सर द कैतालान, बास्क एंड गैलिसियन, एंड however the Spanish language is majorly spoken, but the Catalan is one of the dialects you can say or the languages। मैंने ये जवाब दिया। तो चूँकि मेरी सारी जो आंसर थी वो इंग्लिश में थी, वो हिंदी में पूछ रहे थे, तो भाषा में कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। चूँकि मैं इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल था तो इसलिए मैंने अपना इंग्लिश में ही कंटिन्यू किया। तो फिर अगला प्रश्न उन्होंने हमसे पूछा कि अच्छा स्पेनिश भाषा जो है वो स्पेन और उसके एडजेसेंट कंट्री को छोड़ करके और कहाँ बोली जाती है। तो चूँकि मुझे पता था और बहुत सारी जगह बोली जाती है, मेजरली साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में बोली जाती है। तो मैंने बोला साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट सर। तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, ऐसा कॉन्टिनेंट, ऐसे रीजन नहीं बताओ, कंट्री बताओ। तो चूँकि मैं ज्योग्राफी का भी विद्यार्थी रहा हूँ और पढ़ रहा हूँ और मेरी ऑप्शनल भी तो मुझे पता है, तो मैंने बताया कि अर्जेंटीना, चिले, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, कोस्टा रिका। तो उन्होंने बीच में मुझे रोक दिया, उन्होंने बोला कि ठीक है, बढ़िया। फिर अगला सवाल उन्होंने हमसे पूछा कि वहाँ ही क्यों हुआ, उसी रीजन में स्पेनिश, और दूसरे रीजन में क्यों नहीं हुआ। तो चूँकि और भी रीजन में हुआ है, फिलीपींस में जैसे एशिया में है, या फिर अफ्रीका में इक्वेटोरियल गिनी है, उस वहाँ हुआ है। तो और भी जगह में हुई है, तो लेकिन मेजरली साउथ अमेरिका में हुई है। तो मैंने इसका जवाब ये दिया कि सर चूँकि स्पेनिश जो पीपल थे उनका कॉलोनाइजेशन साउथ अमेरिका में हुआ, वो कॉलोनी के लिए वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में वो मूव किए, और वहाँ उनको न्यू वर्ल्ड, जो न्यू कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका को बोला जाता है, न्यू वर्ल्ड भी बोला जाता है, तो वहाँ अपना कॉलोनी बसाएं। तो जिसकी वजह से स्पेनिश भाषा का पेनिट्रेशन हुआ उस रीजन में, और स्पेनिश लैंग्वेज वहाँ प्रिवेल हो गया। तो ये रीजन। तो उन्होंने फिर पूछा कि ये कब हुआ। तो चूँकि मुझे ये चीज़ पता थी कि जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो, इन्वेजन पढ़ते हो, आप पढ़ते हैं बुक हिस्ट्री की, तो उसमें आपको मिलता है कि 1498 के आसपास वास्को डी गामा पोर्टुगीज़ इंडिया आए। तो उसी दौरान में हुआ था ये कि एक संधि हुई थी, जो एग्जैक्टली मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ, जिसके थ्रू, उस संधि के थ्रू ये कहा गया था कि स्पेनिश जो होंगे वो वेस्टर्न वर्ल्ड की ओर जाएंगे, वहाँ कॉलोनाइजेशन करेंगे, और इंग्लिश और फ्रेंच और पोर्टुगीज़ वो वेस्ट ईस्टर्न पार्ट ऑफ वर्ल्ड। तो इसी क्रम में वास्को डी गामा और ब्रिटिशर्स और फ्रेंच ने अपना कॉलोनी अफ्रीका, एशिया कॉन्टिनेंट में बनाया, और स्पेनियार्ड थे जो वेस्टर्न पार्ट में स्पेन में चले गए। हालांकि पोर्टुगीज़ का ब्राज़ील में भी कॉलोनी रहा है। तो मुझे चीज़ें चूँकि ये याद थी, तो वो 1498 के आसपास में आए थे, तो उसी दौरान ये हुई। तो मैंने वही समय बताया कि 1498 के समय जब पोर्टुगीज़ का इन्वेजन हुआ इंडिया में, पोर्टुगीज़ कॉलोनाइजेशन, ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन 1600 के
दौरान में, तो संतुष्ट काफ़ी थे हमारे उत्तर से। फिर उन्होंने हमसे ज्योग्राफी का सवाल शुरू किया। उन्होंने बोला कि अच्छा बताओ कि भारत जो है वो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है, तो उसके पहले 6 कौन कौन है, उसको क्रम के हिसाब से बताओ। तो चूँकि फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं ये सारे, तो फैक्चुअल क्वेश्चन है लेकिन बेसिक क्वेश्चन है ज्योग्राफी के, आपको इतना पता होना चाहिए अगर आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं तो। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर किसी को नहीं आता है तो वो मतलब पुअर कैंडिडेट है या फिर वो कैंडिडेट अच्छा नहीं है, किसी के भी साथ में भी हो सकता है, लेकिन चूँकि ये बेसिक चीज़ें हैं तो सबको पता होनी चाहिए, मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ। तो चूँकि मुझे पता था तो मैंने बोला कि यस सर, तो मैंने कंट्री का नाम बताया, रसिया, कनाडा, चाइना, और रसिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। फिर उन्होंने हमसे अगला क्वेश्चन पूछा कि सोलार सिस्टम के बारे में जानते हो? तो मुझे एक पल के लिए लगा कि मैं ऐसा हमसे पूछने लग रहा है जैसे कि मुझे ज्योग्राफी के बारे में कुछ पता नहीं है। मैंने शायद ऐसे ही मन में आया, मैंने ज्योग्राफी ले लिया, क्योंकि वो हर एक चीज़ इस तरीके से पूछ रहे थे। हो सकता है इसका ये भी एक रीज़न हो सकता है, चूँकि मैंने फ़ॉरेन लैंग्वेजेस मैंने किया है, तो एक इस तरीके का इमेज बन गया होगा कि शायद मैं इन चीज़ों में ज़्यादा नहीं जानता हूँ डिटेल। तो एक ये चीज़ें होती है, स्वाभाविक है। तो उन्होंने मुझसे बोला कि सोलर सिस्टम जानते हो? तो मैंने बोला हाँ, यस सर, हाँ आई नो। तो उन्होंने मुझसे बोला कि अच्छा सोलर सिस्टम में अभी कितने प्लैनेट हैं? तो मैंने बोला कि 8 एट करेंटली सर, एट प्रेजेंट देयर आर 8 planets, and previously there were 9 planets, and Pluto has been taken out in 2006 in the Prague summit because it was not fulfilling the definition of the planet। तो बोले कि ठीक है। तो आगे फिर उन्होंने बोला कि क्रम में मुझे बता सकते हो दूरी सूर्य के से सन से कैसे कैसे है, कौन कब उसके बाद कौन आता है, बेसिकली वो पूछ रहे थे, उसका ऑर्डर पूछ रहे थे। तो मैंने बोला कि यस सर आई नो। तो इट्स मरकरी, विनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून। तो फिर उन्होंने हमसे पूछा सैटर्न और जुपिटर प्लैनेट के बारे में कि सैटर्न के बारे में बताओ कुछ। तो मैंने बोला कि सर सैटर्न इज़ अ गैसेस प्लैनेट, वाटर प्लैनेट, एंड देयर इज़ अ रिंग लाइक अ स्ट्रक्चर अराउंड सैटर्न एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय कोपरनिकस। तो और जुपिटर के बारे में तो मैंने बोला सर जुपिटर इज ऑल्सो वाटर प्लैनेट, gaseous planet, Jovian planet also called, it is a Jovian planet, and it is one of the, not one of the, but it is the biggest planet among planets, among other, और it is the biggest planet of our solar system। मैंने ये बोला। तो बोला कि ठीक है। तो अभी कुछ न्यूज़ में था ये दो। तो एक चीज़ आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर आपने करेंट अफेयर आप जो पढ़ रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन आपका जो सब्जेक्ट रहा है, जो भी आपने सब्जेक्ट रखा हुआ है, चाहे आपने ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट रखा हुआ है या फिर चाहे आप ऑप्शनल का जो सब्जेक्ट रखे हैं, उससे भी रिलेटेड आपको करेंट अफेयर में चीज़ें देखनी है काफ़ी माइन्यूटली, क्योंकि ज्योग्राफी में ये करेंट अफेयर में चीज़ें थी। आप सबको पता होगा कि 21 दिसंबर को जुपिटर और सैटर्न, जिसको बृहस्पति और शनि ग्रह बोलते हैं, वो न्यूज़ में थी। क्यों? क्योंकि ये दोनों ग्रह काफ़ी नज़दीक आए थे, लगभग 250 साल के बाद में, 1600 समथिंग के बाद एक दूसरे के करीब, और ये अब 2080-86 के समय में अब एक दूसरे के बिल्कुल ही नज़दीक आएंगे। तो चूँकि ये न्यूज़ में थी 21 दिसंबर और ज्योग्राफी मेरी ऑप्शनल, तो इससे रिलेटेड है करंट अफेयर, तो बिल्कुल ही जानना चाहिए। तो चूँकि मैं हमेशा से करंट अफेयर मेरी काफ़ी अच्छी रही है, चूँकि मैं हमेशा पढ़ता रहा हूँ मैगज़ीन, न्यूज़पेपर, इवन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो ये सब सारी चीज़ें मैं फॉलो करता हूँ। तो करंट अफेयर में मुझे प्रॉब्लम नहीं थी, तो मुझे पता था। तो मैंने इसका जवाब दिया कि यस सर, ऑन 21 दिसंबर 2020 both the planets Jupiter as well as the Saturn, they both were in the news because they, after more than 2 or 2.5 centuries, both the planets came near to each other and there was about 700 million kilometers distance between them, और इसको क्रिसमस स्टार भी बोलते हैं। तो उन्होंने बोला कि बढ़िया। फिर उन्होंने मुझसे बोला कि करेंट अफेयर का मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूँ, तो ये बताओ कि आयुष्मान भारत मोदी जी ने जो लागू किया, तो अभी कोई चूँकि स्टेट है
जहाँ लागू नहीं था वहाँ लागू हुआ है, कौन है? तो चूँकि मुझे ये पता है, मैंने पढ़ा हुआ था न्यू दिल्ली में हुआ, पहले नहीं लागू थी। लेकिन उसी के बीच में दौरान में ये भी चर्चाएं हो रही थी वेस्ट बंगाल में भी कि वहाँ भी लागू किया जाएगा। तो चूँकि मैंने उस समय ये बोल दिया वेस्ट बंगाल, तो उन्होंने पूछा, चूँकि बातें हो रही थी, कैबिनेट से अप्रूवल अभी नहीं मिला था। और फिर उसके बाद में फिर मैंने न्यू दिल्ली भी मैं बोलना चाहा, चूँकि न्यू दिल्ली बोलना था। तो चूँकि वो मुझे रोक दिए, वो मुझसे नहीं पूछे। तो ये उन्होंने मुझसे प्रश्न पूछा सेकंड मेंबर, और बाकी के दूसरे जो मेंबर थे, तीसरे मेंबर हमसे उन्होंने पूछा, उन्होंने हमसे एक सवाल पूछ दिया ये कि बताओ कि पटना का लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है। तो चूँकि पटना का लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड मुझे नहीं पता था, तो मैंने सर को बोला कि आई एम सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट। और दुर्भाग्य कहिए या जो कुछ कहिए, या फिर मेरी शायद मैंने उस माइन्यूटली मैंने प्रिपरेशन नहीं किया, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट अगर इस तरीके के इंटरव्यू में अगर आप जाते हैं तो कुछ कुछ चीज़ें आप ध्यान में तो रखेंगे ही, जैसे कि आपका बर्थ प्लेस हो गया या एडुकेशन जहाँ से आपने लिया है उस जगह, वो एक चीज़ और भी, कैपिटल को आप बिल्कुल ही इग्नोर नहीं कीजिएगा। तो चूँकि मैंने कैपिटल को इग्नोर नहीं किया, सारा सब कुछ किया, लेकिन लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड पे मेरा ध्यान नहीं गया था, तो मैं वो नहीं किया। हालांकि मैंने बिहार का कर रखा हुआ था, मैंने अपने होम डिस्ट्रिक्ट का कर रखा हुआ था, जहाँ से मैंने अपनी एजुकेशन ली थी, सेकेंडरी एजुकेशन, तो उसका भी कर रखा हुआ था। तो लेकिन पटना का नहीं कर रखा हुआ था। तो मैंने बोला कि सर, चूँकि मुझे लगता है कि अगर आप किसी सवाल का जवाब अगर आप नहीं जानते हैं, आप ईमानदारी पूर्वक आप उसको आप सॉरी बोल कर करके आप उसको वहाँ पे ही समाप्त कर सकते हैं। इससे कोई भी बुरा मैसेज नहीं जाता है, रॉन्ग मैसेज नहीं जाता है, क्योंकि आपको पता नहीं है, और ये संभव भी नहीं है कि हर एक सवाल का जवाब आपको पता है, क्योंकि इसका कोई दायरा नहीं होता है इंटरव्यू का कि ये सिलेबस है। आप बस एक बाउंड्री, एक आप ज़रूर ही होता है कि इसके अंदर में आपको करना चाहिए, तो वो ध्यान में रखना है, बजाय कि आप इधर उधर की बातें करें या फिर रॉन्ग आंसर दें। इससे अच्छा है कि आप आंसर ना करें ना, वो रॉन्ग मैसेज चला जाएगा। अगर आप रॉन्ग आंसर कर रहे हैं, वो समझ जाएंगे कि ये बस ऐसे ही बोल रहा है इधर उधर का, तो आप पता नहीं है। तो आपने जो आंसर सही भी किया है तो उस पर भी उनको डाउट होने लगेगा, तो वैसा नहीं करना है। तो मैंने यही बोला कि आई एम सॉरी सर, आई डोंट नो नहीं बोला, मैंने बोला आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। तो डोंट नो मुझे लगा कि शायद बहुत ज़्यादा ये हो जाएगा, मैंने बोल दिया कि मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। तो इस तरीके से आप चीज़ों को, अपनी भाषा को किस तरीके से आप उपयोग करते हैं, यूज़ करते हैं, इस पर भी डिपेंड करता है कि अगर किसी को आप ना कह रहे हैं तो बिल्कुल ही एक जेंटल लगना चाहिए कि किस तरीके से आप मना भी कर रहे हैं, ना भी कर रहे हैं, बजाय कि आप ब्लंटली किसी को बोल रहे हैं। जैसे आम भाषा में हम लोग बोलचाल करते हैं कि सीधा लठ मार देना, तो वैसा नहीं करना है। तो वो चीज़ें, तो उन्होंने मुझसे वो सब्स्टिट्यूट पूछ लिया, मतलब कि ठीक है पटना नहीं आपको पता है, तो आप तुम ये बताओ कि बिहार का है पता, बिहार का बता सकते हो। तो मैंने, चूँकि मुझे पता था, तो मैंने बोला कि यस सर। तो मैंने बिहार का बोला कि 24 डिग्री नॉर्दर्न लैटीट्यूड, 24 डिग्री 10 मिनट्स 20 सेकेंड्स। तो मैं, चूँकि मिनट सेकेंड्स में भी होता है लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड, तो मैं चूँकि मुझे पता था अंदर से, तो मैं वो बोल रहा था। तो उन्होंने बोला कि नहीं, डिटेल में नहीं बोलना है, आप बस ऐसे लॉन्गिट्यूड तुम बोलो। तो मैंने बोला कि 24 डिग्री नॉर्दर्न लैटीट्यूड टू 27 डिग्री नॉर्दर्न लैटीट्यूड एंड 83 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड टू 88 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। तो बोले कि ठीक है, अब तुम गेस कर सकते हो पटना का। तो मैंने बोला कि यस सर, आई कैन गेस, एज पटना इज सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ द बिहार, एट द सेंटर ऑफ द बिहार। तो चूँकि प्रिपरेशन के दौरान यही चीज़ होती है, अगर कुछ चीज़ आपको पता नहीं होता है तो इतनी जानकारी आपको हो जाती है, तो वो चीज़ आप क्या है ना कि आपको हेल्प करती है दूसरे क्वेश्चन का आंसर करने में। तो चूँकि मुझे नहीं पता था पटना में, लेकिन मैंने उसके साथ में एक चीज़ ये भी बता दिया कि सर चूँकि पटना इज़ लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द बिहार, तो ये एक मैसेज चला गया कि इसको पता है कि पटना कहाँ पे है, तो उसके हिसाब से ये गेस कर रहा है। तो मैंने
एक चीज़ आपको जहाँ पे मौका मिलता है अगर कोई चीज़ ऐड करने का और वो अननेसेसरी नहीं है तो आप बिल्कुल ही ऐड करें। तो चूँकि मुझे ये मौका मिला तो मैंने ऐड किया कि पटना इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द बिहार, सो एज पर दिस as a latitudinal stretch of Bihar is 24 degree northern latitude to 27 degree northern latitude, then Patna will it latitudinal stretch would come 24 and half means 24.5 to 25 point something। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, ओके। तो एक चीज़ ये हुआ, फिर उन्होंने हमसे सवाल किया कि ये बताइए कि आप स्पा पता है तुम्हें? तो चूँकि मैंने पढ़ा हुआ था यूपीएससी की प्रिपरेशन चूँकि मैं कर रहा हूँ तो मैंने डिटेल में पढ़ी है। तो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट होता है, तो मैंने बोला कि यस सर इट इज़ आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। तो आपको एब्रिविएशन का एक्सपेंडेड फॉर्म सिर्फ नहीं बताना है, होता है अगर कोई चीज़ पूछ रहे हैं या फिर इंग्लिश में पूछ रहे हैं तो हिंदी में नहीं बता दीजिए, या फिर हिंदी में आपसे पूछ रहे हैं तो उसका इंग्लिश वर्जन नहीं बता दीजिए। एक्चुअली में क्या है वो चीज़ बताना होता है। तो मैंने सबसे पहले आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट उसका एक्सपेंडेड फॉर्म बताया, उसके बाद में मैं उसके जो क्या है वो बताया कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट इट इज़ अ एक्ट पास्ड बाय द पार्लियामेंट। अगर आप चूँकि मुझे नहीं पता था कि किस साल पास किया गया तो वो मैंने ईयर नहीं बताया। एंड इट गिव्स द स्पेशल प्रिविलेज टू द आर्म्ड फोर्सेस इन ऑर्डर टू combat the infiltration or the insurgency whenever there is a high degree of the violence occurs। तो दिस इज़ सर, मैंने ये आंसर किया। तो उन्होंने बोला हमसे अगला सवाल पूछा कि अच्छा ये बताइए, अच्छा ये बताओ कि तुमने चूँकि डीएसपी का भरा है तो तुम डीएसपी हो बिहार में और तुम आपस्पा लगाओगे? हो सकता है बिहार में लागू होगा नहीं होगा, और तुम लगा सकते हो, डीएसपी हो। तो चूँकि मुझे ये चीज़ पता है कि आपस्पा जो होती है वो हमेशा सेंटर लगाती है, और चूँकि आपके कंट्री में जो भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में होता है, ना कि डिफेंस मिनिस्ट्री। तो ये चीज़ बेसिक डिफरेंसेस आपको पता होनी चाहिए। डिफेंस मिनिस्ट्री होती है वो आपको एक्सटर्नल जितने भी सिक्योरिटी है, एक्सटर्नल एग्रेशन से या थ्रेट होता है उसके पूरे देश की रक्षा के लिए होती है, फॉरेन फैक्टर से, फॉरेन जो भी एलिमेंट्स हैं। लेकिन इंटरनल जो आपकी होम की सिक्योरिटी होती है उसका सारा कार्यभार और उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होम मिनिस्ट्री की होती है। तो ये चीज़ें बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, एक डिफरेंसेस पता होनी चाहिए। तो चूँकि आपस्पा जो है वो इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें हैं, और ये इम्पोज स्पेशल चूँकि ये एक्ट है तो इसमें प्रावधान प्रोविज़न है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ही इसको लागू कर सकती है, ना कि कोई मतलब डीएम या फिर कोई एसपी डीएसपी करेंगे। तो चूँकि मुझे ये चीज़ें पता थी तो मैंने बोला सर यस इट कैन बी, यस सर इट कुड बी अप्लाइड इन द बिहार at any point of time whenever there is a requirement but not by the DSP sir but by the higher authority। तो मैंने ये बोला, तो बोले कि हायर अथॉरिटी का बताओ, कौन हायर अथॉरिटी? मैंने बोला कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, तो या फिर होम मिनिस्ट्री जो भी सब्स्टिट्यूट बोलते हैं। तो मैंने ये बताया, तो चूँकि सही था तो उन्होंने कुछ काउंटर नहीं किया। एक चीज़ ये भी आपको लगना चाहिए, मान लीजिए अगर किसी चीज़ में आपको अगर कन्फ्यूजन है, आप नहीं जान रहे हैं, कोई सवाल का जवाब एग्जैक्टली नहीं जान रहे, लेकिन आपको लग रहा है कि यही मैंने कहीं पढ़ा हुआ है, हल्का सा ध्यान आ रहा है, तो आप ये परमिशन ले सकते हैं बोलने के लिए, आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अटेम्प्ट लेने के पहले आप एक परमिशन ले लें। एक गुड जेस्चर होता है कि सर एग्जैक्टली तो मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ चीज़ों को, लेकिन मुझे कुछ कुछ चीज़ें याद आ रही है, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं बोलना चाहूँगा। तो वो ज़रूर ही आपको बोलेंगे। तो इसमें अगर आपने आंसर सही भी नहीं किया है, गलत भी अगर मान ले दे दिया है, तो चूँकि आपने पहले ऑलरेडी अपने डिफेंड में चीज़ें रख दी हैं, बात रख दी है कि मैं याद नहीं पूरी अच्छी तरीके से, लेकिन मैं कुछ कुछ चीज़ें याद है, अगर वो सही है तो क्या है। तो इस तरीके से आप अपनी बातों को रख सकते हैं अगर आप 50-50 में है, कन्फ्यूजन में भी है। तो चूँकि मेरे साथ में कन्फ्यूजन नहीं था तो मैंने, चूँकि फैक्चुअल क्वेश्चंस हो रही थी और मेरी पढ़ी हुई थी तो मैंने बता दिया। फिर अगला सवाल उन्होंने हमसे पूछा कि ग्राम कचहरी के बारे में बताएं। तो ग्राम कचहरी के बारे में मैंने ये बताया कि सर इट इज़ अ सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग सोशल जस्टिस एट द विलेज लेवल। ग्राम स्तर पे ही सामाजिक न्याय देने के लिए ये की जाती है, प्रावधान है। तो
ये फिर उन्होंने पूछा कि इसका हेड कौन होता है, तो चूँकि मुझे नहीं पता था और ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो मैंने सीधा बोला कि आई एम सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट। तो उन्होंने मुझे बोला कि इतना जल्दी सॉरी नहीं चलेगा। तो मैंने चूँकि जो कुछ सोच कर करके बता, तो मुझे लगा कि ये मैंने इसको पॉजिटिवली ही लिया, क्योंकि मुझे लगा कि इसके पहले जितने भी क्वेश्चन मुझसे पूछे जा रहे थे तो मैं सारा का आंसर मैं करता आ रहा था। तो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बताएगा। तो मुझे लगा कि इसी वे में वो बोल रहे होंगे कि आंसर सारा फटफट कर रहा है, सोच नहीं रहा है, तो हल्का सा सोच करके बताएगा तो बता देगा। तो चूँकि ये फैक्चुअल क्वेश्चन थे तो मुझे नहीं आता था, तो इसमें समय क्यों लेना। तो इसलिए मैंने बोला कि आई एम सॉरी सर, बट इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग सर, इट इज़ मतलब हेडेड बाय द तहसीलदार। तो चूँकि अगर तहसीलदार सही नहीं होता तो वो ज़रूर कुछ बोलते कि नहीं ऐसा, तो वो उन्होंने नहीं बोला। उन्होंने बोला कि डेजिग्नेशन का नाम बताओ। डेजिग्नेशन मीन प्रॉपर एक डेजिग्नेशन होता है। तो जैसे कि आपको अगर एग्जाम्पल के तौर पे ले लें, एसडीएम जो होते हैं, तो एसडीएम रिटर्निंग ऑफिसर हो जाते हैं इलेक्शन के समय में, तो वो रिटर्निंग ऑफिसर का डेजिग्नेशन उनको मिलता है, लेकिन वो तो एसडीएम ही होते हैं ऑर्डिनरी टाइम में। तो उसी तरीके से स्पेसिफिक काम के लिए एक डेजिग्नेशन होता है। तो अगर तहसीलदार है तो तहसीलदार भी अगर ग्राम कचहरी को अगर हेड करेंगे तो उनको एक डेजिग्नेशन से बुलाया जाएगा। तो वो डेजिग्नेशन हमसे जानना चाह रहे थे, तो वो चूँकि मुझे नहीं पता था, तो फिर मैंने बोला कि आई एम सॉरी सर, आई डोंट नो। तो उसके बारे में चूँकि मुझे जानकारी नहीं। फिर उन्होंने बोला कि अच्छा इसमें बताओ कि सिविल केस होता है या फिर क्रिमिनल केस होता है, सुना जाता है। तो चूँकि मुझे ये पता है कि देखिए सिविल केस और क्रिमिनल केस का मतलब एक आदमी के अंदर में ये बैठी हुई है कि कोई मर्डर से रिलेटेड होगा, रेप से रिलेटेड होगा तभी क्रिमिनल केस होगा। बहुत सारी हैं चीज़ें, चोरी भी वो भी एक क्रिमिनल केस है। तो चूँकि मुझे पता था तो एक बेसिक डिफरेंस आपको हल्की होनी चाहिए पता कि क्रिमिनल केस क्या है, सिविल केस क्या है। तो मैंने बोला कि सर सिविल क्रिमिनल केस भी आती है, बट नॉट विद द हायर डिग्री, लोअर डिग्री। ग्राम कचहरी में वो क्रिमिनल केसेस सुनी जाती है जिसमें सज़ा का प्रावधान 2 साल से कम का है। तो जैसे किसी ने चोरी किया या किसी का जानवर किसी ने मार दिया, तो वो भी क्रिमिनल केस में ही आएगा। तो उसकी भी सुनवाई होती है ग्राम कचहरी में। लेकिन 2 साल से जिसमें अगर सज़ा का प्रावधान ज़्यादा है, जैसे सीआरपीसी के अंडर कोड के हिसाब से या फिर आईपीसी के हिसाब से, इंडियन पिनल कोड के हिसाब से, तो उसकी सुनवाई नहीं होगी। वो फिर आगे की ऊपरी अदालत में फिर जाएगी, जो भी हायरार्की में होगा। तो मैंने ये बताया, तो उन्होंने इतना सवाल किया। फिर एक और मेंबर जो थे, चौथे मेंबर, उन्होंने हमसे पूछा, उन्होंने हमसे ये पूछा कि अच्छा तुम्हारा तो ज्योग्राफी ऑप्शनल है, तो क्या मैं तुमसे इकॉनमी ज्योग्राफी का सवाल करूं, पूछूं इकॉनमी ज्योग्राफी में। मुझे हल्का सा अंदर से ये लगा कि फिर मुझे यही लगा कि शायद मतलब सर हमें ज्योग्राफी में कमज़ोर समझ रहे हैं या फिर मैंने ऐसे हल्के में ज्योग्राफी तो कहीं नहीं ले लिया। तो मुझे हल्का सा लगा, लेकिन मैं फिर भी खुश हो रहा था कि ज्योग्राफी के जो भी सवाल हमसे किए गए, मैं सारा का सवाल का लगभग मैं सही आंसर मैंने किया हुआ है। तो एक कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप था। और तो मैंने बोला कि यस, क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ था, तो ना बोलने का सवाल ही। अगर आपको नहीं भी पता है, मान लीजिए अगर आपको डर भी लगता है, होता है आदमी के साथ में पढ़ने के बाद में भी, तो आप ये ना बोलें कि नहीं सर नहीं पूछे। ये क्या होता है, ये एक अगर आपको ऑप्शन भी दे रहे हैं, अगर आप बोल रहे हैं कि नहीं सर इसमें नहीं पूछिए, तो मुझे नहीं लगता है कि एक अच्छा एक जेस्चर है। आप को चीज़ों को सीधे मना कर रहे हैं, नकार रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सवाल करने के लिए बैठे हुए हैं और आपने पढ़ा हुआ है, तो इतनी तो आपसे एक्सपेक्टेशन है, आपसे आशा की जाती है कि आप मामूली बेसिक चीज़ों का सवाल का जवाब करें। तो चूँकि मैंने तो पढ़ा हुआ था, मुझे तो ज्योग्राफी पढ़ी हुई अच्छे से, मैंने बोला कि यस सर। तो उन्होंने बोला कि कितने प्रकार के सेक्टर में बांटा गया है ज्योग्राफी को, कौन कौन सा सेक्टर होता है। तो सबको पता है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, क्वाटरनरी सेक्टर, एक होता है क्यूनरी सेक्टर जिसको 5th सेक्टर भी बोला जाता है। उन्होंने हमसे बोला कि सर्विस सेक्टर किस में आता है, तो मैंने जवाब दिया कि सर टर्शरी सेक्टर में। और क्वाटरनरी सेक्टर में मैंने बोला कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। हालांकि उसमें कुछ कंप्यूटर बेस्ड और यूटिलिटी के सर्विसेज भी आती हैं जो कि सर्विस सेक्टर में ही होता है। तो उन्होंने बोला कि 4th क्वाटरनरी सेक्टर में जो सर्विसेज हैं उसको टर्सरी में रखा जा सकता है कि नहीं। तो चूँकि
एक हिसाब से मुझे लगता है कि चूँकि दोनों में सर्विसेज है तो दोनों को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर इंटरचेंजेबली ही यूज करेंगे तो कैटेगराइजेशन फिर क्यों बना हुआ है? मेरे दिमाग में ये आया कि कोई क्वेटरनरी फिर अलग क्यों किया गया है, इसी में ही रखा जाता। तो मैंने बोला कि सर इनडायरेक्टली, क्योंकि कोई भी सर्विसेज है तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पर्सन को तो मिलता ही है ना। अगर मान लीजिए कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम हो रहा है साइंटिफिक, तो वो डायरेक्ट तो अभी आपको नहीं कर रहा है, लेकिन जब रिसर्च का काम हो जाता है पूरा, जैसे कि कोरोना का दवाई अभी रिसर्च हो रहा है बहुत सारा, अभी हो गया, तो एक तो डायरेक्ट रिसर्च हो रहा है तो वो तो डायरेक्ट अभी नहीं मिल रहा, लेकिन रिसर्च कंप्लीट हो जाएगा तो आपको मिलेगी सर्विसेज। तो अभी इनडायरेक्टली अभी तो आपको हो ही रहा है सर्विस को प्रोविज़न। तो मैंने बोला कि इनडायरेक्टली सर, तो उन्होंने कुछ बोला कि नहीं कंप्यूटर सर्विसेज तो डायरेक्टली है, तो मैंने उस पर कुछ जवाब नहीं दिया, मैंने बोला कि यस सर आएगा। फिर उन्होंने हमसे बोला कि अच्छा क्यूनरी सेक्टर जानते हो? तो चूँकि मुझे पता है क्यूनरी सेक्टर 5th सेक्टर है और ये भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का ही पार्ट होता है इसमें, लेकिन हाईली रिसर्च एंड डेवलपमेंट सोफिस्टिकेटेड, जैसे साइंटिफिक रिसर्च होता है, इसरो का कोई रिसर्च हो गया एग्जाम्पल के तौर पे, तो काफ़ी सेक्रेट रिसर्च होता है, उस तरीके के रिसर्च इसमें, जिसमें हाई डिग्री ऑफ क्वालिफिकेशन चाहिए, कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, रॉकेट साइंस वगैरह जैसे एग्ज़ाम्पल है, उदाहरण है। तो इस तरीके से हमसे, तो चूँकि मुझे पता था लेकिन फिर भी मैंने बोला कि सर एज आई हैव हर्ड अबाउट इट। उन्होंने मुझसे पूछा कि सुने उसके बारे में, मैंने बोला कि सर यस आई हैव हर्ड अबाउट इट। तो चूँकि मैंने R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैंने 4th सेक्टर में बोल रखा हुआ था, तो मैंने वहाँ पे फिर मैंने उचित नहीं समझा कि मैं इसको भी बोलूँ R&D, नहीं तो कॉन्ट्राडिक्शन जैसा लगेगा, तो मैंने उचित समझा कि मैं बोलूँ कि यस आई हैव हर्ड अबाउट इट सर, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई एम नॉट एबल टू डिफाइन इट। मैंने ये नहीं बोला कि रिकॉल नहीं कर सकता या फिर नहीं जानता हूँ, मैंने बोला कि उसको परिभाषित करने में मैं अभी सक्षम नहीं हो पा रहा हूँ। तो ये थी हमारी इंटरव्यू में सवाल जवाब, सारा सब कुछ किया गया। इसके बाद में फिर चेयरमैन सर बोले कि आपका इंटरव्यू ख़त्म, अब आप जा सकते हैं। तो फिर मैं उसके बाद बाहर आ गया। तो अगर मैं अपना इंटरव्यू देखता हूँ और कि किस तरीके के मेरी इंटरव्यू हुई, अब चूँकि आप लोग खुद ही एनालाइज कर सकते हैं कि मेरी इंटरव्यू इस तरीके की, तो चूँकि ज़्यादा से ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे गए। अब मैंने ये बोला शुरू में जब हमने रिकॉर्डिंग की अपनी वीडियो इंटरव्यू की, तो मैंने बोला एक शब्द कि मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं कि इस तरीके से होती है, इस तरीके से। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि लोग बोलते हैं, बहुत लोग बोलेंगे भी कि इंटरव्यू तो कुछ नहीं है, एक पर्सनालिटी टेस्ट होता है, आपसे सब ऐसे कैजुअल बातें पूछती हैं। आप बताइए मेरे इंटरव्यू के हिसाब से क्या आपको लगता है कि ये पर्सनालिटी टेस्ट था इंटरव्यू का? बिल्कुल ही नहीं। तो आप बिल्कुल ही इंटरव्यू के पहले किसी भी तरीके की धारणा ना बना करके रखें कि आपकी पर्सनालिटी टेस्ट है या सवाल जवाब का टेस्ट है, फैक्चुअल टेस्ट है या फिर किस तरीके का टेस्ट है। मेरा कहना यह है कि किसी भी तरीके का मन में पाल कर ना रखें कि इस तरीके से हमको प्रिपेयर होना है एक तरीके से। मैं ये बोलूँगा कि आप अपना चौमुखी विकास काम, चौमुखी जो विस्तार होता है ना, ओवरऑल डेवलपमेंट, उस पर आप वर्क करें। मतलब आपके अंदर में इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि अगर कोई भी पार्ट से आपसे सवाल किया जा रहा है तो एटलीस्ट आप अगर उसको कम्प्लीटली अगर आंसर नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ आपको आइडिया हो जो कि आपको हेल्प करेगी। जैसे कि फैक्चुअल क्वेश्चन हमसे पूछा गया, तो चूँकि मैं तभी तो जवाब दे पाया ना जब मैं जानता था। अगर मैं नहीं जानता तो मैं फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं जवाब दे पाता तो मेरी इंटरव्यू तो ख़राब हो जाती ना। अब इस पे तो नहीं नंबर मिलता क्योंकि ये फैक्चुअल क्वेश्चन का नहीं है, पर्सनालिटी टेस्ट का है, तो उसके हिसाब से आप नहीं बोल सकते हैं कि इंटरव्यू इस पे होना चाहिए क्योंकि आप डिसाइड नहीं करेंगे। तो इसलिए हर एक तरीके से प्रिपेयर होना है। और जब आप जाएंगे, आपको जब मौका मिलेगा, मैं भी यही चाहता हूँ कि आप भी जल्दी से ये मौका मिले आप लोगों को, वहाँ पे इस तरीके का अनुभव प्राप्त हो, तो आपको खुद ब खुद पता चलेगा। एक तो क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं होती है जो कि वी लर्न थ्रू द प्रोसेस, जैसे जैसे प्रोसेस होती है हम लोग सीखते जाते हैं, मैच्योरिटी आती जाती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि आप लोग के लिए सबसे बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि आप लोग के आसपास में बहुत सारे आपके लोग हैं, आपके सीनियर्स हैं, आपके टीचर हैं, आप प्रोफेसर हैं,
जिनसे मार्गदर्शन ले रहे हैं। और अब तो यूट्यूब चैनल पे भी बहुत सारी लोग हैं जो कि अपना एक्सपीरियंस, अनुभव, जैसे मैं आज शेयर कर रहा हूँ आपसे, तो कर रहे हैं। तो डरने की बात नहीं है कि किस तरीके से इंटरव्यू करना है, कैसे तैयारी करनी है, तो आप आराम से कर लेंगे। इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। बस आप फोकस करें, सेग्रीगेट करके नहीं करें। आप जो थ्रू आउट प्लानिंग करते हैं, आप प्रिपरेशन के दौरान पीटी में जो पढ़ते हैं, मेंस के लिए जो पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक की न्यूज़ सुनते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्री आप देखते हैं, कुछ शॉर्ट वीडियोज होता है कोई टॉपिक पे देखते हैं, तो वही सारी चीज़ें क्या होता है ना, वो आपके कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, वो बैठा रहता है, और वही चीज़ें फिर आपके नॉलेज में वर्धन करता है, आपके ज्ञान में, और वही चीज़ आपको काम आती है, जो कि मेरी भी काम आई। तो ये था मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। उसके बाद में फिर मुझे मेडिकल के लिए ले जाया गया। मैं मेडिकल के गया। तो मेडिकल के लिए आप जाते हैं तो आपकी यूरिन टेस्ट होती है, हाइट टेस्ट होती है, आपका चेस्ट का मेजरमेंट होता है, हाइट मेजरमेंट होता है, वेट मेजरमेंट होता है। यूरिन टेस्ट में घबराने की कोई बात नहीं है। बेसिकली उसमें प्रोटीन और शुगर का लेवल टेस्ट होता है। आपको यूरिन देना होता है सैंपल, उसमें एक उन लोग का प्रोसेस होता है, एक छोटा सा पेपर का स्टिक होता है, वो डुबो कर रखना होता है 10-15 सेकंड के लिए। अगर ऐसा कुछ प्रोटीन का लेवल अगर हाई है जो पैरामीटर के हिसाब से, या शुगर लेवल है, तो ऐसे कलर चेंज हो जाएगा, तो उससे पता चल जाता है। तो आई एम श्योर कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं युवाओं में अभी, बेसिकली खास करके हम लोगों में अभी ऐसी है, तो इसका कोई भी चिंता नहीं करना है। अगर इस तरीके की चीज़ें हैं तो आराम से आप उसका केयर कर सकते हैं मेडिकल कंसल्टेंसी के थ्रू। ये मेडिकल में फिर उसके बाद में आपकी आँख की चेकअप होती है, टेस्ट होती है, जिसमें बेसिकली आँख में आपकी रोशनी देखी जाती है कि आप कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है, और आपकी दृष्टि 6/6 है या नहीं है। और ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप चश्मा लगा रहे हैं तो आपको ये आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे कोई स्पेसिफिक सर्विस के लिए, या बीपीएस के लिए, या फिर कारा सेवा के लिए। वो बेसिकली देखते हैं कि दिख रहा है या नहीं ग्लास लगाने के बाद में भी, या फिर हाई पावर तो बहुत ज़्यादा नहीं है, जो कि एक नॉर्मल उनको जो रिक्वायरमेंट होता है वो देखते हैं। आपका कान जो ईयर होता है, ईयर का टेस्ट होता है, बेसिकली वो आपको टॉर्च लगा करके देखते हैं। कुछ उनकी होती होगी जांच, जो कि मुझे नहीं पता है कि क्या वो देखते हैं, मैंने पूछा भी नहीं है। तो वो बेसिक सी होती है वो। उसके बाद में जब इतनी सारी टेस्ट हो जाती है आपकी सारी, वो उस प्रोसेस में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, वो हार्डली आपको 15-20 मिनट लगेंगे टाइम। और उसी के साथ में पेपर आपको दिया होता है, वो आप कुछ पेपर पे अपना नाम लिखते हैं, कोड लिखते हैं, रोल नंबर लिखते हैं। बाकी की सारी चीज़ें जो भरनी होती है, मेडिकल ऑफिसर्स जो एग्जामिन करते हैं वो अपना सारा सब कुछ भरते हैं कि क्या आया टेस्ट में, क्या नहीं आया। और लास्ट में आप एक काउंटर होता है, वहाँ पे आप लिखते हैं, वहाँ पे जाते हैं, उस काउंटर पे आप पेपर देते हैं, और आपकी मेडिकल सारी सही रहेगी तो एलिजिबल, जो रिक्वायरमेंट फिजिकल रिक्वायरमेंट चाहिए जो सर्विसेज के लिए, वो लिख देंगे कि ओके फॉर ऑल सर्विसेज। अगर कोई सर्विस के लिए, बेसिकली जो सर्विस एलिजिबल नहीं होता है वो कारा ही और डीएसपी होता है, या तो फिर फिजिकल रिक्वायरमेंट के लिए, या फिर टेस्ट में अलग चीज़ की वजह से। बाकी के लिए कोई सर्विसेज में व्यवधान नहीं होता है। तो वो फिर अगर मान लीजिए अगर आपने एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर आपने हाइट फुलफिल नहीं किया जो डीएसपी के लिए चाहिए, तो लिख देंगे नॉट एलिजिबल फॉर द बीपीएस एंड कारा, जो जेल सुपरिटेंडेंट है जेएस का, तो उसके लिए नहीं है, बाकी के सर्विसेज के एलिजिबल। वो जब हो जाती है तो चूँकि वो सारी चीज़ें हुई, फिर उसके बाद में आपके साथ में जो कर्मचारी होते हैं आपको कमरे से बाहर लेकर के आते हैं, फिर आपको बोलते हैं कि आपका इंटरव्यू प्रोसेस सारा ख़त्म हो गया, अब आप जा सकते हैं घर। तो फिर मैं वहाँ से निकला, और उसके बाद में चूँकि शाम काफ़ी हो चुकी थी, 6-6:30 बज गए थे, तो मैं फिर वहाँ से अपना होटल कमरे में मैं वापस आया। तो ये मेरी अनुभव रही है जो मैं आप लोगों के साथ में साझा किया। काफ़ी लंबा हो गया है वीडियो, लेकिन मुझे लगता है कि लंबा से परेशानी नहीं होगी कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा समय का है। आपको एक चीज़ें ये ज़्यादा अच्छा हो गया कि आप 10 वीडियो 10 मिनट के देखने के बजाय अगर आप ये देख लेंगे तो ये आपको पूरी चीज़ें आपको मिल जाएगी, एक एक चीज़ें
जो कि इंटरव्यू देने के पहले मैं भी आप ही के जैसा, जो आपके मन में जो तरह तरह के सवाल हैं, हमारे मन में भी उस तरीके के सवाल थे कि क्या। तो मैंने एक एक चीज़ें मैं अपने आप को आप ही के जगह पे रख कर करके मैंने बताई है, क्योंकि मैं भी आप ही के कैटेगरी में हूँ, मैं कोई ऐसा जगह नहीं हूँ। तो ये सारी चीज़ें, और अगर आपको कोई भी चीज़ें अगर आपको करनी है तो बस मैं यही बोलूँगा कि आप जो चीज़ कर रहे हैं अपना प्रेजेंट पे फोकस करें, कंसिस्टेंसी बनाए रखें, प्रिपरेशन हमेशा स्टार्ट रखें, स्टॉप ना हो। और उसी के साथ में ही अगर किसी भी चीज़ की शंका है कि कैसे होगा, वो समय के साथ में वो चीज़ें ठीक होती जाती है और आपको मार्गदर्शन भी मिलता जाता है। वो होता है ना कि जैसे जैसे आप बढ़ते चले जाते हैं रास्ता आपको दिखता चला जाता है। तो बस यही कहना चाहूँगा, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्ज़ाम, फॉर योर फ्यूचर। और हम भी चाहते हैं कि आप लोग भी जल्दी से आएँ, हमारे साथ में जुड़े, हमें भी बहुत खुशी होगी। तो एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।